हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स डिटर्मिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टियाँ होती हैं वो हम लोग जानेंगे, और बिना इसे जाने हम लोग जो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन हैं सॉल्व नहीं कर पाएंगे या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये इंटरचेंजिंग है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से ही क्लियर करते चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, जैसे आप देखिए, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट है। तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये कहती है कि यदि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मीन्स रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे समझिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम A1 A2 A3 को हम ऐसे लिखेंगे A1 A2 A3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम B1 B2 B3, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम C1 C2 C3। समझ रहे हो ना? इसको कहते हैं रो और कॉलम को इंटरचेंज करना, और इसको ऐसे लिखते हैं R इज इंटरचेंज बाई C या C इज इंटरचेंज बाई R। ठीक है ना, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो क्लियर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 1 ये कहती है। ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे कुछ यहाँ पे कोई वैल्यू रख के तो आपको मिलेगा सेम। ठीक है, वेरीफाई आप स्वयं भी कर सकते हो, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है। तो हमने देखिए रो और कॉलम को क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। और कैसे करना है ये आप फिर से देख लीजिए। ये आप ऐसे फर्स्ट रो पकड़िए, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को होल्ड करिए, इसको सेकंड कॉलम बना दीजिए, थर्ड रो को होल्ड करिए, इसको थर्ड कॉलम बना दीजिए। हो गया। ठीक है ना, तो जब भी कभी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने की बात आए या आप करना चाहें तो ऐसे ही करेंगे, और आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, ये प्रॉपर्टी 1। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें फिर से देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट हमको गिवन है। अब ये प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि यदि आप किसी 2 रोज़ को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसमें साइन चेंज हो जाता है। ठीक, मीन्स आपका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन साइन चेंज होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे देखिए हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, मीन्स R2 को R1 के प्लेस पे सेट कर रहे हैं और R1 को R2 के प्लेस पे, ऐसे। तो ये आपका B1 B2 B3 यहाँ पे चला जाएगा, B1 B2 B3, और A1 A2 A3 इसके प्लेस पर आ जाएगा, A1 A2 A3। बाकी R3 में कोई चेंज नहीं। ठीक है ना, तो हमने क्या इंटरचेंज किया, R1 और R2 को, और इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, R1 इज इंटरचेंज बाई R2। ठीक, R1 R2 को इंटरचेंज किया, R2 को R1 के प्लेस पे रख दिया, R1 को R2 के प्लेस पे। तो ऐसा करने पर यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, मीन्स इनके मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे
न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो जब भी कभी आप ऐसा करना चाहो, R1 R2 इंटरचेंज करना चाहो या R2 R3 को इंटरचेंज करना चाहो तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना होगा, ठीक है ना। इसी तरह से C1 C2 को, C2 C3 को, किसी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक। जैसे R1 R2 को कर सकते हैं, R2 R3 को कर सकते हैं, R1 R3 को कर सकते हैं, ठीक। या C1 C2 को कर सकते हैं, C2 C3 को कर सकते हैं, C1 C3 को कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो नेगेटिव साइन लगेगा। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी 3 पर। अब देखिए प्रॉपर्टी 3 आपकी कहती है कि आपके जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है तो इसमें R1 R2 क्या है, आइडेंटिकल हैं। मीन्स R1 और R2 के एलिमेंट सेम हैं, ठीक है ना। यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो R2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल होने का मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं, या यूँ कह लें कि दोनों में कोई फ़र्क ही ना हो, R1 R2 R2 R3 या R3 R1 या इसी तरह C1 C2 C2 C3 C3 C1। मीन्स कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हों, मीन्स बिल्कुल सेम एलिमेंट को एग्जिस्ट करते हों, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि R1 और R2 दोनों बिल्कुल सेम है ना, आइडेंटिकल हैं। ये देखो A1 A2 A3 A1 A2 A3 करस्पॉन्डिंग ध्यान देना है। A1 यहाँ भी है, A1 यहाँ भी है, A2 यहाँ भी है, A2 यहाँ भी है, A3 यहाँ भी है और A3 यहाँ भी है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, मीन्स R1 R2 आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और इस बात को हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ओके। R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। इसी तरह से मान लीजिए कि R2 और R3 आइडेंटिकल होते तो भी वैल्यू क्या आती, 0। R1 R3 आइडेंटिकल होते मीन्स सेम होते तो भी वैल्यू क्या आती, 0। C1 C2 आइडेंटिकल होते तो 0, C2 C3 आइडेंटिकल होते 0, C1 C3 आइडेंटिकल होते 0। मीन्स कोई भी 2 रो R2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और आइडेंटिकल का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, मीन्स जैसा देखने में R1 है बिल्कुल सेम वैसा ही R2 हो, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टी 4। इसमें देखिए ये आपका कोई डिटर्मिनेंट है जिसका फर्स्ट रो जो है उसके सारे एलिमेंट, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0, ठीक है। तो यदि कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसके किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं तो फिर उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी 4 है। इसमें अगर जैसे आप देख रहे हैं कि R1 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब 0 हैं तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह अगर R2 का 0 होता तो भी 0, R3 के 0 होते तो भी 0, C1 C2 C3 कोई भी ऐसा रो या कॉलम जिसके जितने भी एलिमेंट हैं सब 0 हैं तो डायरेक्ट उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3 ऐसे करके है। और
यहाँ पर है B1 B2 B3 C1 C2 C3। मीन्स यदि आपके डिटर्मिनेंट्स में कोई रो या कॉलम सम ऑफ 2 टर्म और 3 टर्म के फॉर्म में है तो फिर डिटर्मिनेंट को भी सम ऑफ 2 टर्म और 3 टर्म के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे देखो यहाँ पर जो आपका R1 है ये सम ऑफ 2 टर्म देख रहे हैं ना, सम ऑफ 2 टर्म के फॉर्म में है। मीन्स यहाँ पे सिंगल टर्म नहीं है बल्कि 2 टर्म का ऐड हुआ है। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पहले आप जो फर्स्ट टर्म है वो ले लो A1 A2 A3 A1 A2 A3, बाकी नीचे वाला सब कॉमन रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। फिर यहाँ देखो प्लस लगा हुआ है ना, तो यहाँ क्या लगाएंगे प्लस। अब इसका जो सेकेंड टर्म है वो लेंगे λ1 λ2 λ3, λ1 λ2 λ3, बाकी ये कॉमन है, इनको तो लिखना ही है B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, तो यदि आपके डिटर्मिनेंट के कोई रो या कॉलम सम ऑफ 2 टर्म के फॉर्म में है तो फिर हम उस डिटर्मिनेंट को भी सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका ये है, पहले आप फर्स्ट टर्म को ले लो A1 A2 A3, और उसके बाद जो नीचे के आपके रो हैं वो तो कॉमन है, वो इसके पास भी रहेंगे इसके पास भी रहेंगे, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर प्लस लगाएंगे। अब सेकेंड टर्म लेंगे λ1 λ2 λ3, बाकी जो कॉमन है वो कॉमन यहाँ भी आ जाएंगे। ठीक, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें एक और हम एग्जांपल देंगे आपको। जैसे ये तो हमने रो के फॉर्म में दिया, अब हम कॉलम के फॉर्म में देंगे। ठीक है, अब ये सपोज करिए कि ये आपके जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट में दे दें या सेकंड में, चलो इस बार सेकंड में दे देते हैं। जैसे ऐसे है λ1 λ2 λ3, इस बार इस तरह से है। मतलब आपका जो ये सेकंड कॉलम है ये सम ऑफ 2 टर्म के फॉर्म में है, तब भी वही होगा। तो बाकी जो कॉलम बचे वो आपके कॉमन होंगे, जैसे A1 B1 C1 और ये आपका A3 B3 C3। ये आपका देखिए दोनों में कॉमन रहेगा, A1 B1 C1 A3 B3 C3। ठीक है ना। अब ये आपका बीच वाला बचा कॉलम 2, इसमें सम ऑफ 2 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को यहाँ ले लेंगे, सेकंड टर्म को यहाँ ले लेंगे। तो A2 B2 C2 A2 B2 C2 और यहाँ λ1 λ2 λ3। ठीक, और ये प्लस तो रहेगा ही। तो आपने देखा कि यदि आपके डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम सम ऑफ 2 टर्म के फॉर्म में है तो उस डिटर्मिनेंट को भी सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि वो सम ऑफ 3 टर्म के फॉर्म में है तो डिटर्मिनेंट भी 3 टर्म में, जैसे यहीं पे प्लस λ1 λ2 λ3 होता तो प्लस करके यहाँ पे ये जो कॉमन वाले हैं ये तो लिखते ही, और यहाँ बीच में क्या डाल देते λ1 λ2 λ3। ऐसे कितना भी बड़ा हो आप उसको उतना ही बड़ा एक्सपेंस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक्सपेंशन आप इसका इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जैसे आप देखिए ये आपका एक डिटर्मिनेंट दिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हम इसमें K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट में किससे कर रहे हैं, K से। या आप ऐसे समझ लो, ऐसे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये डिटर्मिनेंट हमने इसको लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यहाँ देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो आपका ये फर्स्ट कॉलम है इसमें हम K से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, K से।
तो डिटर्मिनेंट में ये व्यवस्था है कि आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से यदि कोई चीज़ कॉमन मिल रही है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है इसमें के आपको कॉमन मिल रहा है, तो आप इसको के को क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो। तो अंदर क्या बचेगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, कॉमन तभी लिया जा सकता था जब सब एलिमेंट में वो चीज़ कॉमन हो। लेकिन डिटर्मिनेंट में ये फ़ायदा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की। तो आप ऐसे लिख सकते हो नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर पूरे डिटर्मिनेंट में उसे मल्टीप्लाई मान लिया जाता है। जैसे कि यहाँ आपने देखिए कि कॉलम 1 में के से मल्टीप्लाई किया तो पूरे डिटर्मिनेंट में के से मल्टीप्लाई हो गया। देख रहे हो ना, पूरे डिटर्मिनेंट में के से मल्टीप्लाई हो गया। अब ऐसे ही सोचो, अगर हम इसमें यक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यक्स। तो कुल मिला के इन जनरल आपको ये समझना है कि डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में यदि कोई चीज़ कॉमन है तो इंडिविजुअल उस रो या कॉलम से उसे कॉमन लिया जा सकता है, बस इतना समझना है। और अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अंदर जाने पर उसे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में उसका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है एज योर विश। ठीक, चाहे R1 में कर दो, चाहे R2 में कर दो, चाहे R3 में कर दो, चाहे C1 में कर दो, चाहे C2 में, चाहे C3 में। ठीक, आगे एग्जाम्पल हम लोगों को मिलेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तमाम इंटरचेंज आपको करने होते हैं। जैसे देखिए ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, आपको पता है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो यहाँ पे आप देखिए डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप किसी भी रो या कॉलम को रिप्लेस कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ देखिए, जैसे हम R1 को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R3। ठीक, हम R1 को हटाना चाहते हैं, कैसे, R1 प्लस R3 मीन्स R1 में R3 को ऐड करेंगे और जो नया आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि ये, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें हम आपको कई एग्जांपल देने जा रहे हैं। तो अब देखिए, जिसे रिप्लेस करते हैं वही इफेक्टेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जिसकी सहायता से रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे R3 को हमने इंक्लूड किया R1 को रिप्लेस करने के लिए, तो R3 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपका वही रहेगा C1 C2 C3। और R2 उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो वो तो सेम रहेगा ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। केवल चेंज कौन होगा, R1 जो यहाँ लिखा गया है, क्योंकि R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R3 मीन्स R1 जो है वो रिप्लेस हो रहा है और उसके प्लेस पर कौन आ रहा है, R1 प्लस R3। ठीक, तो ये R1 है, ये R3 है, तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे। मीन्स A1 प्लस C1, A2 प्लस C2, A3 प्लस C3। ओके, तो मीन्स ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं और ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती, सेम रहती है। ठीक, तो इसमें हम कई एग्जांपल देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब देखिए, ये हमने पहला आपको एग्जांपल दिया, अब ऐसे अगेन करके हम आपको फिर एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे ये आपका एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3
C1 C2 C3। तो इस बार देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R3 करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस बार हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, R2 को। तो R2 को छोड़कर R1 और R3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको आप पहले से एज इट इज़ कर सकते हो। तो A1 A2 A3 एज इट इज़ लिख लीजिए, C1 C2 C3 C3 ये भी एज इट इज़ लिख लीजिए। केवल छोड़े रहिए किसको, R2 को, क्योंकि वो आपका अफेक्टेड होगा, क्योंकि उसी को तो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ R2 के प्लेस पे नया क्या लिखें। तो यहाँ से समझिए, R2 माइनस R3, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करिए, जो मिले वो लिखिए। तो B1 माइनस C1, B2 माइनस C2, B3 माइनस C3। क्लियर। अच्छा, इसी तरह से एक और एग्जांपल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक और बताते हैं, फिर से अगेन करके समझ लो, यही दिया है। अब इस बार हम लोग करने जा रहे हैं R3 इज रिप्लेस बाई R3 प्लस 2R1, ठीक, R3 प्लस 2R1। तो आप देख रहे हैं कि R3 रिप्लेस हो रहा है, तो R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे उतार लीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3। छोड़े रहिए किसको, R3 वाला प्लेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया आएगा, और नया ये आएगा R3 प्लस 2R1। मीन्स आपको R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R3 के साथ ऐड करना है, यही तो कह रहा है ना। तो क्या होगा, C1 प्लस 2A1, C1 प्लस 2A1, C2 प्लस 2A2, C2 प्लस 2A2, C3 प्लस 2A3, ठीक। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो चाहे प्लस करिए चाहे माइनस करिए, वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ चाहे जिससे आप मल्टीप्लाई करिए, वो आप पर डिपेंड करता है। वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आप खुद ही समझेंगे हमको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे हमने ये रो का बताया, अब हम आपको कॉलम का बता रहे हैं, ठीक। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, और कॉलम का भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए तो इसलिए हम एक आध एग्जाम्पल तो कॉलम का लेंगे ही। देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। हम इस बार C1 को रिप्लेस कर रहे हैं, C1 प्लस C2। तो रिप्लेस C1 को कर रहे हैं, तो C2 C3 सेफ हैं, नो चेंज। तो इनको आप लिख लो, A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में होती है कि इसमें कौन कौन सा चेंज हो रहा है। तो हमेशा याद रखो कि चेंज C1 में केवल होगा। यहाँ क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, जो यहाँ लिखा है वही अफेक्टेड होगा। बाकी को आप पहले से ही एज इट इज नोट कर लीजिए, जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर रहे, ठीक। तो इसलिए हमने C2 C3 पहले से नोट कर लिया, केवल C1 वाला प्लेस छोड़ा है। और यहाँ पे नया क्या आएगा, यहाँ से पता करो, C1 प्लस C2 मीन्स C1 के एलिमेंट और C2 के एलिमेंट को ऐड करो और जो मिले यहाँ लिखो। तो A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो भी प्रॉपर्टी थी लगभग हमने सारी आपको बता दी है। यदि कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं क्लियर हो पा रही है तो घबराइए नहीं, बस जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इन सब की वहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। सबको हम लेकर चलेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे, ठीक है। वैसे जो लास्ट प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।